हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CVSB द ब्राइट क्लासेस ऑनलाइन। मैं ब्रजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको मालूम है, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की क्या परिभाषा है, पदार्थ के अभिलक्षण क्या होते हैं, ये किससे मिलकर बना होता है। इन सभी बातों पे हमने जिक्र किए थे। और भी हमने जो है इसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़े थे कि इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसके क्या क्या, और जो है आधुनिक 2 अवस्थाएं जो खोजी गई हैं, इस पे हमने जिक्र किया था। तो आप लोग जो है उसको ध्यान से पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो सबसे पहले हम आपसे यही एक सवाल करेंगे कि आप जो है उन 2 अवस्थाओं के नाम हमें बताएंगे। तो आइए हम आज बात करते हैं पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ पाठ का अगला पार्ट क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पदार्थ की अवस्था कैसे बदलती है, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से या फिर से द्रव, द्रव से या ठोस, ये सब कैसे होता है। आज की वीडियो में हम इन सभी बातों पे जिक्र करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट के ज़रिए कि पदार्थ की वो 2 अवस्थाएं कौन सी हैं जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने खोजे हैं और बताए हैं। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं और हाईली पढ़ने के लिए कि पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उसे हम लोग जो है जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो आइए बात करते हैं पदार्थ के वर्गीकरण की। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पदार्थों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकेंड है रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण को इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो पहले बात करते हैं भौतिक वर्गीकरण की। तो भौतिक वर्गीकरण जब करते हैं हम पदार्थ का, द्रव्य का, तो हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, यानी हम भौतिक वर्गीकरण करते हैं पदार्थ का तो 3 भागों में उसे बांटते हैं। पहला है ठोस एंड द्रव, एंड थर्ड है गैस। तो 3 भागों में बांटा गया भौतिक वर्गीकरण के बिहाफ पे। भौतिक वर्गीकरण का मीन्स होता है किसी भी वस्तु का बाहरी स्वरूप देखकर उसको क्लासिफाइड करना। तो बाहरी स्वरूप देखकर जब हम वर्गीकरण करते हैं पदार्थ का, तो उसे हम 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके पहले हम जो एक और क्लास थी तो उसमें जो है ठोस, द्रव, गैस के बारे में बात कर चुके हैं। तो हम दूसरे की बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है, यदि हम किसी केमिकल की बात करते हैं तो इस बिहाफ पे बात करते हैं कि वो किससे बना होता है, उसके अंदर कौन कौन से एटम्स या मॉलिक्यूल्स, परमाणु, अणु पाए जाते हैं, तो उस पे बात करते हैं। तो जब मैटर को रासायनिक वर्गीकरण किया गया केमिकल के तौर पे, तो उसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। पदार्थ को सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो फिर से उसे जो है 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तत्व और यौगिक में। यौगिक और तत्व में 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन उसके पहले हम शुद्ध पदार्थ की बात कर लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ होता क्या है। फिर उसके बाद हम जो है डिटेल्स से इसके नेक्स्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में इन सबको पढ़ेंगे। आप लोग जो है ध्यान दीजिए, इतना हम लोग जो है लेसन 1 में पढ़ेंगे और शेष जो बचता है उसे हम लेसन 2 में पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं समझने के लिए। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण एक ही प्रकार के पदार्थों से होता है। एक ही प्रकार के अगर अवयव उसमें पाए जाते हैं तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ को पुनः फिर से जो है 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तत्व और यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब बात करते हैं तत्व की। तो फिर से जो है तत्व को जब बांटा गया, उसे जो है क्लासिफाइड किया गया तो 3 भागों में बांटा गया। लेकिन उसके पहले हम तत्व जान लेते हैं कि तत्व होता क्या है, एलिमेंट क्या होता है। तो तत्व जो है होता क्या है, इसकी बात करते हैं।
तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसकी परिभाषा जब बताएंगे तो ये कहेंगे तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे ही कहते हैं तत्व। तत्व क्या है? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो उसे तत्व कहते हैं, तथा जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा विघटित न किया जा सके उसे ही कहेंगे तत्व। तो पिछली क्लास में भी जो है इसकी जिक्र हुई थी, तो बताया गया था कुल तत्व कितने होते हैं, 118 तत्व होते हैं। फिर से उसे बांटा गया कौन कौन से? धातु तत्व, अधातु तत्व और उपधातु तत्व। इसे जो है मेटल एलिमेंट कहेंगे, धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं, अधातु को नॉन मेटल और उपधातु को मेटलॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं यौगिक की, कंपाउंड की। यौगिक क्या होते हैं? ये भी शुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि ये दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से जिस पदार्थ का निर्माण हो वही कहलाता है यौगिक। फिर से इसको जो है पुनः बांटा गया किसमें? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये क्या होता है? इसके पहले वीडियो में हमने जो है थोड़ा सा जिक्र किया था, कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन मौजूद हो, तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मस्ट हो, उसमें पाया जाता हो, तो कहलाएंगे कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड थर्ड वो जो है सेकंड क्या है? अकार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन ना पाया जाता हो, कार्बन के अलावा जो शेष यौगिक पाए जाते हो उन्हें कहेंगे अकार्बनिक यौगिक। तो यहाँ तक हमने जाना। उसके बाद होता है अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंस। इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अशुद्ध पदार्थ होता क्या है? तो अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, जिसमें पाए जाने वाले अवयव निश्चित अनुपात में ना मिले हो, अनिश्चित अनुपात में मिले हो, उसे कहेंगे अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंस। तो इसमें क्या आता है? मिश्रण आता है, मिश्रण, मिक्सचर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो मिश्रण आप जो है 6, 7, 8 की क्लास में पढ़े थे कि ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी भी अनुपात में मिलाने से बनाया जाए वो कहलाएगा मिश्रण। मतलब क्या? कि जिसमें कोई अनुपात निश्चित ना हो वो कहलाता है मिश्रण। लेकिन फिर इसे जो है बांटा गया दो भागों में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बात करते हैं समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों को हम आसानी से देख ना पाएं। क्या था उसका उदाहरण? हम जो है 6 की ही बात कर लेते हैं। कौन था? चीनी और पानी। यदि हम चीनी और पानी को मिला देते हैं तो हम बाद में प्राप्त क्या करते हैं? शरबत। चीनी पानी को मिलाने पर क्या होगा? शरबत बनेगा। शरबत क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पे चीनी और पानी का कोई निश्चित अनुपात नहीं है, किसी भी अनुपात में हम इसको बना सकते हैं, तो इसे कहेंगे मिश्रण। तो कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण, क्योंकि हम इसके अवयवों को देख नहीं पाते हैं। दूसरे की बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, विषमांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण। इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है असमांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। जस्ट अपोजिट किसके है? समांगी मिश्रण के। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को हम आसानी से देख पाएं, उस मिश्रण को कहेंगे विषमांगी मिश्रण। कैसे? हम देख लेते हैं उदाहरण के जरिए। पानी और कंकड़, पानी और कंकड़ को यदि मिला देते हैं तो हम दोनों को अलग अलग देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि ये विषमान है, असमान है, एक दूसरे में समुचित रूप से मिले नहीं है। तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? विषमांगी। समान रूप से नहीं मिले हुए हैं एक दूसरे में, तो इसीलिए तो इनका नाम पड़ा विषमांगी। समान नहीं है और इनको हम अलग अलग देख सकते हैं, तो इसलिए यह कहलाया विषमांगी मिश्रण। तो ये था पदार्थ का वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। हम
भौतिक वर्गीकरण से संबंधित जितनी भी बातें हैं लेसन 1 में पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ में। फिर लेसन 2 आएगा शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, वो होगा क्या 2, चैप्टर 2 होगा। तो अभी हम जो है चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो इसकी बात करते हैं, और इसमें कुछ बात हो चुकी थी ठोस द्रव गैस की। आज हम बात करेंगे ठोस और द्रव और गैस की अवस्था परिवर्तन की, कि कैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से पुनः द्रव या द्रव से फिर से ठोस कैसे होता है, इन सभी के बारे में बातें करेंगे। इस पूरे जो है चार्ट को आप जो है बना लीजिए ताकि जो है आपको याद रहे कि कैसे जो है पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता है। 2 प्रकार से करते हैं जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन इसे भी आप जो है पिछली क्लास में पढ़े थे, लेकिन अब हम इसे जो है फिर से हाई लेवल पे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर और अच्छे से ना समझे तो मतलब क्या हुआ क्लास बढ़ने का। तो 2 प्रकार से अवस्था परिवर्तन होती है पदार्थ की, कौन कौन से उसे भी जान लेते हैं। दाब के कारण या ताप के कारण। अवस्था परिवर्तन किसके किसके कारण हो सकती है? दाब के कारण अथवा ताप यानी प्रेशर से या टेम्परेचर से। इसके द्वारा जो है अवस्थाएं जो है बदलती हैं पदार्थ की। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से पुनः द्रव आ सकता है। तो हम पहले बात करते हैं दाब के कारण। अकॉर्डिंग टू प्रेशर, अकॉर्डिंग टू प्रेशर, कारण या उसके अनुसार, ऐसा हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है इसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं दाब के कारण। इसमें क्या होता क्या है, जैसे हम समझते हैं कि कोई पदार्थ है हमारे पास, इसमें क्या रखा हुआ है? ठोस, इसमें द्रव, इसमें गैस। लेकिन उसके पहले हम दाब तो जान ले, दाब होता क्या है। दाब का मतलब ये होता है कि किसी अगर बर्तन में कोई पदार्थ रखा हुआ है तो उसके कणों के द्वारा, परमाणुओं के द्वारा उसकी भीतरी सतह में जो बल लगाया जाता है, जो इसकी भीतरी सतह में बल लगाया जाता है, वही क्या कहलाता है? दाब। एक प्रकार से एक भीतरी सतह में इसकी दीवारों में क्या लगाता है? बल लगाता है, तो उसे ही कहेंगे दाब। प्रेशर कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? प्रेशर। तो जब अधिक प्रेशर होगा तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम जो है कम होगा, घट जाएगा। जब वॉल्यूम घटने का तात्पर्य यह है कि जो अणु है, इसके परमाणु हैं, एकदम से क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे, बहुत ही पास पास आ जाएंगे। जिसके कारण होगा क्या? अगर मान लीजिए कि द्रव है, द्रव है, अगर इसमें अधिक प्रेशर डालते हैं, अधिक प्रेशर डालते हैं, जिसके कारण क्या होगा? क्या सपोज दैट पहले इतना था द्रव, अब इसमें अधिक प्रेशर यानी दबाव डालेंगे तो क्या होगा? परमाणु उसके बहुत पास पास आ जाएंगे। पास पास आने की वजह से क्या होगा? ये जो है द्रव से किस में आ सकता है? ठोस में आ जाएगा, बिल्कुल आसान। क्या? दबाव के कारण परमाणु बिल्कुल एडजस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है? उनकी अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा और वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में पहुंच जाते हैं, चले आते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान पाया जाता है। तो जब प्रेशर पड़ेगा तो वो खाली स्थान क्या हो जाएगा? दूर दूर होने की वजह से वो, और जो है दबाव जब पड़ेगा तो पास पास आ जाएंगे
और उनकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। दूसरा हम समझते हैं ताप के कारण, टेम्परेचर के कारण कैसे होता है। इसमें भी क्या होगा, जस्ट उसके उल्टा होगा। दाब के प्रभाव के कारण क्या होगा, अणु और परमाणु बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। लेकिन टेम्परेचर के कारण क्या होगा, जब उसमें जो है ऊष्मा पड़ेगी, तापमान बढ़ेगा, तो जो परमाणु हैं वो काफ़ी दूर दूर चले जाएंगे। काफ़ी दूर दूर जाने की वजह से वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। इसका रीज़न आप जो है समझेंगे तभी बता पाएंगे कि कैसे ताप के कारण अवस्था परिवर्तन होता है। कैसे होगा, जब टेम्परेचर अधिक होगा तो परमाणु जो होंगे अधिक ऊर्जा पाने की वजह से उत्सर्जित हो जाते हैं और दूर दूर फैलने लगते हैं। जैसे ही दूर दूर फैलेंगे उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसे भी हम जो है उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। कैसे, देख लेते हैं। जैसे कोई पात्र है, इसमें क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। क्या रखा है, पानी, जो कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि द्रव अवस्था में क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होते हैं परमाणु। क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। जब हम इसमें ऊष्मा देंगे, बर्नर से आग जलाएंगे, तो इसमें की ऊष्मा इस पात्र में जाएगी, तो पात्र में उपस्थित द्रव यानी पानी जब ऊष्मा को एब्जॉर्ब करे, ऊष्मा अवशोषित होने के कारण होगा क्या, परमाणु थोड़ा उत्तेजित हो जाएंगे। उत्तेजित होने की वजह से वो मूवमेंट करने लगेंगे, दूर दूर भागने लगेंगे। जब दूर दूर जाने की वजह से होगा क्या, और अधिक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो और दूर दूर जो है गति करने लगेंगे। जब और दूर दूर तक गति करने लगेंगे तो हमने पढ़ा था कि एक गैस अवस्था होती है पदार्थ की, जिसमें होता क्या है, पदार्थ के परमाणु जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो अब बहुत दूर दूर होने की वजह से यही द्रव अवस्था से होगा क्या, पदार्थ गैस अवस्था में पहुंच जाएगा। किसके कारण हुआ, तापमान के कारण। कैसे हुआ, पूरी बातें बताई गई कि जब ऊष्मा अवशोषित होगी, अवशोषित किया जाएगा तो होगा क्या, परमाणु दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर होने की वजह से वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाएंगे। ये आपका एक उदाहरण था। इसका एक और उदाहरण हो सकता है, आप जो समझ लीजिए कि बर्फ होता है ठोस अवस्था में। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। जब इसे बाहर निकाला जाता है तो ये वातावरण की ऊष्मा को अवशोषित करने के कारण ये भी किस अवस्था में चला जाता है, द्रव अवस्था में। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर होगा क्या, ऊष्मा अवशोषित करेंगे और अवशोषित करने के कारण परमाणु थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे। दूर दूर होने की वजह से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से हम जो है समझेंगे। और आगे अब क्या होता है कि क्वथनांक, गलनांक, हिमांक या वाष्पीकरण तथा ऊर्ध्वपातन, इसी में हम जो है पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में। तो हम बात कर रहे थे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की। तो आइए हम देखते हैं तापमान के कारण जो है कौन कौन सी क्रियाएं जो है घटित होती हैं और उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो लोग जो है जानते हैं क्या, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, इसमें कैसे क्रियाएं होती हैं, तापमान के कारण क्या प्रभाव होता है, पदार्थ कौन सी अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तित होता है। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम लोग जो है देखते हैं क्वथनांक होता क्या है। तो सबसे पहले इसे हम जो है समझते हैं। एक शब्द होता है क्वथन। क्वथन का मतलब होता है उबलना। क्वथन का मतलब उबलना। तो यहाँ पे क्वथन के साथ और एक जुड़ गया क्या, अंक। क्वथन अंक। क्वथन का मतलब होता है उबलना और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अंक। तो आप समझ सकते हैं क्वथन यानी उबलना, अंक यानी कोई अंक, कोई जो है टेम्परेचर होगा, तापमान होगा कि उस पर जो है उबलता हो। तो फिर से इसे हम लोग जो है समझते हैं क्वथनांक होता क्या है। क्वथन का मतलब उबलना। तो क्वथनांक की परिभाषा इस प्रकार से बनेगी कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव
गैस में परिवर्तित हो जाए वह उसका कहलाएगा क्वथनांक। बिल्कुल आसान परिभाषा है। वह निश्चित ताप उसी अंक को डिनोट कर रहा है, ये अंक ताप। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है वही उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक। हम लोगों ने जाना कि द्रव ऊष्मा के कारण गैस में परिवर्तित हो जाए और उबलता है उसमें तो कहलाएगा क्या, क्वथनांक। तो जैसे में क्या आ जाएगा, पानी क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उबलना प्रारंभ हो जाता है और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ये पानी का क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक। तो उसके बाद हम बात करते हैं गलनांक की, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक। इसमें भी वैसे ही समझ लीजिए क्या होता है, गलन धन अंक। गलन का मतलब यह होता है पिघलना, गलना, अंक यानी कोई विशेष अंक पर। वैसे ही बिल्कुल आसान परिभाषा हम बना लेंगे कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वह उसका गलनांक कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो वही उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। गलन माने क्या होता है, पिघलना। ठोस में आप जो है क्या आ जाएगा, इधर बर्फ आ जाएगा। तो इधर बर्फ किसमें जो है जब पिघलता है तो किसमें बनता है, बदल जाता है पानी में। तो इसका जो है निश्चित तापमान क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। यही इसका जो है निश्चित तापमान होता है कि वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आपसे कोई पूछे बर्फ का गलनांक कितना है तो आप बताओगे कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद आता क्या है, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। इसे भी आप जो है फिर से समझ लीजिए। आप हिंदी में पढ़े होंगे हिम, क्या पढ़े थे, हिम माने क्या होता है, बर्फ। और इसमें भी अंक जुड़ा है। मतलब क्या, वैसे ही फिर सेंस लगाएंगे कि कोई निश्चित तापमान होगा जिसपे क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। तो बर्फ कौन सी अवस्था होगी, ठोस अवस्था होगी। अब इसकी बात करते हैं, यह गलनांक का उल्टा होगा। किसका उल्टा, गलनांक का उल्टा। उसमें क्या होता है, ठोस से द्रव में बदलता है पदार्थ। इसमें क्या होगा, द्रव से ठोस में बदलेगा पदार्थ। इसकी परिभाषा हम लोग जो है क्रिएट करते हैं, कैसे होगी, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए वह उसका क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। फिर से सुन लीजिए, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए वह उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। द्रव में क्या आ जाएगा, सपोज दैट पानी, और ठोस पानी क्या उसका हो जाएगा, ठोस अवस्था बर्फ हो जाएगी। तो यह किस तापमान पे जो है द्रव से ठोस में परिवर्तित होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये था हिमांक। अब बात करते हैं हम लोग जो है वाष्पीकरण की या वाष्पन की। वाष्पन या वाष्पीकरण, इवापोरेशन, इसको जो है हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, ये भी तापमान के कारण अवस्था परिवर्तन होने वाली एक परिघटना है। तो इसमें भी देख लेते हैं वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जो प्रत्येक तापमान पर होती रहती है। इसमें होता क्या है, द्रव अवस्था से ऊष्मा के कारण गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वथनांक में भी वही सेम प्रोसेस हो रही है और वाष्पीकरण में भी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में होती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें एक निश्चित अंक है, उससे पहले जो है द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वाष्पीकरण क्या है, प्रत्येक तापमान पर होने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें होता क्या है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। सपोज दैट पानी है, पानी ही है ऐसा कि वो जो तीनों अवस्थाओं में रह लेता है। इसीलिए जो है हम ये सरलता से इसका जो है उदाहरण हम प्रयोग करते हैं। आपसे कोई पूछे वह कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रह लेता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में, तो आप बता दीजिए पानी।
तो वाष्पीकरण में होता क्या है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। वाष्प या क्या कह दीजिए भाप। जनरल इसका उदाहरण ये होता है कि तालाबों का पानी गर्मियों में सूख जाता है, किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण। क्यों, क्योंकि गर्मियों में तापमान बहुत होता है, तापमान बहुत होने के कारण होगा क्या, तालाब का पानी वाष्प में बदल जाता है और धीरे धीरे उड़ जाता है, जिससे वहाँ का पानी सूख जाता है, कम हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ऊर्ध्वपातन, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। ऊर्ध्वपातन क्या है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। फिर से सुन लीजिए, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो कि ऐसा जनरली नहीं होता। कुछ ही उदाहरण इसके हैं, क्योंकि ठोस अवस्था से पहले द्रव अवस्था में होना चाहिए, फिर गैस अवस्था में जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है, जिसमें होता क्या है, तापमान के कारण ठोस अवस्था से वे सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इसका जो है सबसे आसान उदाहरण क्या हो जाता है, कपूर, जिसे आप लोगों ने घरों में देखे होंगे। कपूर ठोस अवस्था में होता है, उसे जो है हथेली पे या ऐसे बाहर रख देने पर वो सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। और इसका उदाहरण है आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। और भी एक उदाहरण आप लोग जो है सुन लीजिए, क्या होता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसका सामान्य नाम क्या होता है, नवसादर। क्या कहते हैं, नवसादर। आप लोग इन नामों को बहुत जरूर जो है ध्यान से देखेंगे, नहीं तो होगा क्या, आप जो है भूल जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड को ही क्या कहते हैं, नवसादर कहते हैं। इसमें कौन सी प्रक्रिया होगी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में होता क्या है, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। तो हमारा अब नेक्स्ट है क्या, संघनन, कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ गैसीय अवस्था से कम तापमान होने, शीतल माने ठंडा होता है, तो संघनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में पदार्थ का परिवर्तन होता है, तो इसे कहेंगे संघनन, कंडेंसेशन। फिर से सुन लीजिए, संघनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, इसे ही क्या कहेंगे, संघनन कहते हैं। तो ये था हमारा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के कुछ उदाहरण और होने वाली मुख्य घटनाएं, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से समझा और जाना। तो आप लोग जो है इसे कॉपी पे नोट करते चलिए, ताकि जो है इसे आप अच्छे से समझ पाएं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।